हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में 2024 का ये सामान्य हिंदी का वायरल पेपर जो है, देखिए 302 डी वाई कोड का पेपर है बाबू। इस पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। फुल सॉल्यूशन देख रहे हैं ना किस तरीके से किया गया है, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से। इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन 22 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। 22 तारीख को पेपर का ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, छप के आएगा बाबू, छप के। तो आज की इस वीडियो में देखिए पूरा 100 में 100 की तैयारी के लिए हम आपको पूरा फुल एक एक क्वेश्चन का डिटेल, इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में हम आज कोशिश कर रहे हैं कि पूरा टेलीग्राम पे सेंड कर। जितने भी सेट्स में पढ़ाया हूं बाबू, पूरे सेट्स का ये जो हल है ना, इस पूरे सेट्स का पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड करूंगा। आप सभी लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप सबका ऐसे ही पूरा फुल सोल्यूशन पीडीएफ के साथ दिया जाएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और चलिए इस पेपर का खत्मा करते हैं। 22 फरवरी को छप के आएगा ऐसा ही क्वेश्चन पेपर, ठीक है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं समय जो बाबू आपका जो पेपर आएगा 22 फरवरी को, सेम इसी पैटर्न पे रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक जो 100 मार्क का रहेगा सेम ऐसे ही आएगा बाबू। और नोट में दिया है ना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, बिना नोट को पढ़े हुए आगे स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। ये क्या होता है, क्या मतलब कि आगे चल के त्रुटि हो सकती है, पहले समझ लीजिए। देखिए पहले नंबर लिखा है ना कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। क्यों दिया जाता है आपको? इसलिए दिया जाता है ताकि प्रश्न को पूरा पढ़िए, कौन सा मतलब क्वेश्चन गलती हो गया है, मतलब कौन से प्रश्न को कितना टाइमिंग देना है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, बड़ा है छोटा है, कितना मैनेज करके आपको चलना पड़ेगा ताकि 3 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाए। इसलिए पेपर को पढ़ने के लिए समय दिया है 15 मिनट, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर कह रहा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे। जानकारी हो गया, दोनों खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। आपको जानकारी हो गया ना बाबू कि 2 खंड में ये प्रश्न पत्र बटा रहेगा। पहला जो आएगा खंड क से, दूसरा जो आएगा खंड ख से। और बहुत बच्चे ये भी गलती करते हैं बाबू, देखिए खंड क वाला प्रश्न जो कर रहे हैं ना आप, ये क्या होगा कि कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जब शुरू से करते जा रहे हैं और नहीं आ रहा है तो छोड़ दिए आप शुरू के लिए। आप सोचेंगे कि खंड ख में ले इसको हल करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। चलिए मैं तरीका एक एक चीज को सिखाते हुए इस कॉपी में चलेंगे आगे। सबसे पहले यहाँ पे तो मैं सिखाऊंगा कि कैसे लिखना है। इससे पहले इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बहुविकल्पी जो प्रश्न है इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट से, तब कॉपी में रिप्रेजेंट करके आगे बढ़ेंगे। ओके, सब लोग थम्स अप करके आगे और ध्यान से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन बाबू देख लीजिए, क नंबर, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। देखिए मैं इसमें पूछा है ना कि विचार और वितर्क, ये पहला ही नंबर जो ऑप्शन है ना एकदम करेक्ट हो गया, क्योंकि बोल दिया कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये ना विचार और क्या है बाबू, वितर्क है। ये पहला ही विकल्प सत्य हो गया। चलिए आप लोग भी कमेंट कीजिए कितना सही कर पा रहे हैं विकल्प वाला। ख नंबर देखिए, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा निबंध कौन सा है बाबू? तो तुम चांद अहम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, इसके बाद है कविता क्या है। देखिए डी नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है प्यारे स्टूडेंट, कविता क्या है, ये है रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध। ओके बाबू, आगे हम पूरा थोड़ा बहुविकल्पी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, फिर इसका सॉल्यूशन भी करेंगे कॉपी पे। ओके, धैर्य से पूरा अच्छे से समझते चलिए। एक एक क्वेश्चन को मैं मतलब सॉल्यूशन बताऊंगा, जो कि 22 फरवरी को सीधे सीधे आपको असर डालेगा, छाप के आएंगे। देखिए अजात शत्रु रचना की विधा है, अजात शत्रु रचना की विधा है, संस्मरण की आत्मकथा, नाटक है, जीवनी है। छाप दीजिएगा। जो बच्चे बोलेंगे सर अज्ञेय की रचना है, तो आप सभी की सॉरी ये तो प्रश्न अगला है। यहाँ पे नाटक जो है ये अजात शत्रु की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है घ नंबर, अज्ञेय की रचना है कौन सा? तो यहाँ पे आगे जब हम बढ़ेंगे इस पेपर में तो आगे विकल्प दिया, अज्ञेय की रचना कौन सी है। चलिए, प्यारे रसगुल्लो, मेरे विचार होगा, या पृथ्वी पुत्र होगा बाबू, या विचार प्रवाह होगा, या शेखर एक जीवनी है। चलिए छाप डालिएगा। जो भी प्यारे स्टूडेंट अभी देख रहे हैं ना, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना अपना आंसर करते चलिए। शेखर एक जीवनी यही है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंग नंबर, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट कर देना। तो देखिए फंडीश्वर नाथ रेणु, या मुंशी प्रेमचंद्र जी, जैनेन्द्र कुमार जी, अमरकांत जी। चलिए इसमें से चारों में से कौन सा सही है? तो जो बच्चे को तैयार है कि अमरकांत होगा, सबका सत्य है। तो मैंने 5 विकल्पिक पहले से गद्य साहित्य से करा दिया। अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है,
तरीका भी तो जानकारी होना चाहिए। तैयार लाख गुना भी कर लिए हैं और कॉपी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, अच्छे से ढंग से नहीं लिख पाएंगे तो नंबर नहीं मिल पाएगा। देखिए पेपर में आपको खंड क से स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, तो खंड क लिखेंगे और आपको ये चीजें बनाने की जरूरत नहीं है कॉपी में, क्योंकि ज्यादा आपका टाइम इन्वेस्ट होगा वहां पे। ये चीज मैं आपको बस थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए बनाया हूं, बट आपको पेपर के समय ये चीज नहीं बनाना है, टाइम इन्वेस्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन तो भी करना है। तो खंड क लिखिएगा, टाइम मिले तो अंडरलाइन थोड़ा कर देना, ठीक। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट लिख लीजिएगा, यानी पहले प्रश्न का सॉल्व कर रहे हैं। कितने प्रश्न हैं? क ख ग घ अंग, 5 है ना बाबू, तो पांचों को ऐसे पहले लिखिए। पहले प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा 1 नंबर, इसके बाद आप इस तरीके से एक के मतलब पेन उठाए हुए ब्लैक पेन क ख ग घ अंग लिख लीजिए। अब चलिए, अब इसमें चलिए पेपर में क नंबर का कौन सा विकल्प सत्य है बाबू? ए नंबर, विचार और वितर्क, यही है ना, तो ए नंबर लिख लीजिएगा और वही ऑप्शन उतार देना है बाबू, ठीक, विचार और वितर्क, ठीक है ना बाबू। इसके बाद निम्नलिखित वाला जो दूसरा है, दूसरा का कौन सा विकल्प सत्य है? डी नंबर, तो डी लिख लीजिएगा। ऐसे कविता क्या है? ऐसे ही ग का क्या था बाबू? सी सही था, नाटक, यहाँ पे दिख रहा है ना, ग का कौन सही था? सी नंबर, नाटक सही था ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नाटक। ऐसे ही घ का शेखर एक जीवनी है, ये वाला मतलब कि आगे की रचना कौन सी है? तो आगे की रचना यहाँ पे बाबू आपको एक एक चीज हम समझाएंगे बेसिकली कि अच्छे से तैयारी हो जाए। शेखर एक जीवनी, इस तरीके से डी नंबर हो गया। इसके बाद अंग नंबर पूछा था ना कि बहादुर कहानी के लेखक बताइए जरा, तो कौन है? अमरकांत जी है, तो डी नंबर पे है ना, तो यहाँ पे डी नंबर लिख लेंगे। ऐसे ही सुंदर तरीके से सटीक तरीके से लिखना है। अब एक लाइन थोड़ा सा छोड़ना है क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या साफ साफ डालने हैं भाई, तो अच्छे से लिखना पड़ेगा क्योंकि नंबर भी तो अच्छा लेना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, ओके, इतना हो गया ना। अब यहां से पद्यांश से 5 क्वेश्चन भी पूछेगा, आपको अभी रूबरू कराते हैं पहले वह विकल्पी से, फिर आगे के क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सभी। दूसरा के क नंबर देखिए बाबू, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं प्रगतिवादी काव्यधारा के। दो बी नंबर जो दिख रहा है ना, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि बहुविकल्पी में ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता हूं आगे, क्योंकि प्रोसेस अभी बहुत बाकी है। प्रगतिवादी काव्य के हो गया ना, ये बी नंबर सही है। इसके बाद ख नंबर देखिए बाबू, यहाँ पे बिहारी की रचनाओं का छंद है, बिहारी की रचनाओं का छंद कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे दोहा हो जाएगा। क्या होगा प्यारे स्टूडेंट? दोहा हो जाएगा। आपको क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, ओके। इसके बाद ग नंबर देखिए, आंसू रचना है, आंसू जो है रचना है किसकी है? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की। एक बार अगर अच्छे से आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ना तो उसका आंसर आपको मुंह ज़बानी याद हो जाएगा। तो पहले से रट्टा मार लिए हैं, इतना बार तैयारी किए हैं ना आप लोग कि एक बार क्वेश्चन पढ़ें तो 1000 बार आंसर जुबान पे आएगा। इसके बाद देखिए घ नंबर, क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह का कथन है, किसका है? क्षयवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन किसके द्वारा कहा गया था बाबू? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा। किसके द्वारा? डी नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अंग नंबर, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? बताइएगा, सब लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन का आंसर छप गया होगा कि दूसरा प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, जल्दी से छाप दीजिए। दूसरा की बात करेगा बाबू तो 1951 हो जाएगा राइट आंसर, ओके। तो आज ये भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए इसको कॉपी में कैसे यानी कि सही तरीके से छापना है बाबू। इसमें सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख लीजिएगा, जिसे पहले में किया ना सेम वही चीज क्राइटेरिया को फॉलो करना है। क लिख लीजिए, ख लिख लीजिए, ग घ अंग, यानी 5 बहुविकल्पी है, पांचों क ख ग घ अंग करके है। इसके बाद क नंबर का कौन सा विकल्प सही था बाबू? बी नंबर वाला। कौन सा था? बी नंबर, प्रगतिवादी काव्यधारा के, वही ऑप्शन को वहां पे छाप देना है, ठीक है ना। ज्यादा वक्त नहीं, समय के हिसाब से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ख नंबर का सी सही था, दोहा लिख लीजिएगा। ग नंबर का सी सही था, जयशंकर प्रसाद जी है ना, यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद, वही चीज लिख दिए। इसके बाद घ का डी है नगेंद्र कुमार, यहाँ पे देखिए घ का क्या है? डी है, ठीक है ना। इसके बाद अंग है सी नंबर 1951 में, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गया ना? 10 नंबर की तैयारी पक्की हो गई बाबू। ये आपका गद्यांश हो गया, इसके आगे हमने पद्यांश भी 5 कर लिया, 10 नंबर कंप्लीट।
इसके बाद यहाँ से अब मेन भूमिका स्टार्ट होता है। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है गद्यांश को कैसे सोल्व करना है, कैसे पहचानना है कि किस पार्ट से दिया है, इस पार्ट के राइटर कौन है। हम सारी चीजें एक एक को पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आज आपको पूरी डिटेल बताएंगे। देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बाबू, ये 5x2 का मतलब होता है कि 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इसका मतलब कि 10 नंबर का ये गद्यांश आएगा। चलिए गद्यांश की तरफ हम मुख को मोड़ते हैं और ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए पहला नंबर जो है इसमें कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है। जन का मतलब होता है लोग, जितने भी जीवधारी हैं सब लोग अपने अपने हिसाब से बराबर हैं। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट। इसमें वो आगे लिखेंगे, लिखा है कि उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। ठीक है, जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो हमारी माता धरती है उसके साथ सब लोग जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। ठीक है ना। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। ठीक है, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र ही तो हैं। जितने भी लोग इस धरती पर रह रहे हैं, पेड़ पौधे जो भी कुछ आपने पढ़ा आगे, वो सभी माता के पुत्र तो हैं। और इस कारण उनका स्वभाई भाव अखंड है। क्या है? स्वभाई जो भाव है सबका अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग सुध हमें लेनी चाहिए, सुध लेनी चाहिए। देखिए बाबू, आपने गद्यांश तो पूरा अच्छे से पढ़ा। ठीक, अब कैसे पहचान में आएगा कि किस पार्ट से दिया है? ट्रिक समझ में आएगा तभी तो आप फटाफट से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नहीं लिख पाएंगे अगर नहीं समझ पाएंगे तो। देखिए ट्रिक बताता हूं, किसी भी गद्यांश को, किसी भी पद्यांश को कैसे पहचाने। आपने पूरा पढ़ा ना, आपको उस पार्ट का नाम थोड़ा सा कहीं ना कहीं शब्द मिल गया होगा जिस पार्ट से ये गद्यांश दिया हुआ है। देखिए मैं कैसे पकड़ बनाता हूं आपका। जैसे यहाँ पे देखिए, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग सुध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र से जुड़ा हुआ ये आ गया गद्यांश, राष्ट्र से जुड़ा हुआ ये गद्यांश आ गया तो आपको पहचान भी आ गया होगा कि हमारा कौन सा ऐसा चैप्टर है जो राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। उस चैप्टर का नाम राष्ट्र के स्वरूप है। क्या है बाबू? राष्ट्र का स्वरूप वाला चैप्टर से दिया है कि नहीं? पहचान लिए कि नहीं ट्रिक से? तो उस पार्ट का नाम का ट्रिक कहीं ना कहीं शब्द मिल ही जाएगा जिससे आपको पहचान और पकड़ हो जानी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, थोड़ा सा आगे हम क्वेश्चन को रूबरू कराते हैं कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए जरा, कि हाँ पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है। तो आपको मैंने बता दिया ना राष्ट्र का स्वरूप। अब यहाँ पे लेखक का भी नाम पूछा है और यहाँ पे पूछा है अगली बार यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसके बाद पूछा है समान अधिकार का भागी कौन है। इसके बाद पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है और अनंत और जनपद का सही अर्थ क्या होगा। यही पूछा गया है ना। 5 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे बाबू। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पे अथवा में भी रहेगा। आप चाहे तो ऊपर वाला कर लीजिए या नीचे वाला, जो दोनों में से किसी एक को ही करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि यदि वह नवीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। भाषा का वह सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने सद्म स्थान पर ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर यानी कुठरता घात, यहाँ पे देखिए कठोर घात होगा। ठीक है, इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषण के कई माध्यम हैं। अब देखिए श्रव्य दृश्य विधान वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि हमारी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और साहित्य प्रायः नहीं के बराबर है। अब देखिए यहाँ से किसी भी नए विधान और सफलता जनता की सम्मानित व असम्मानित के आधार पर निर्भर करती है और जनता में इसे चेतना को उजागर करने का उदात्ती
यानी कि उदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। जैसे इस गद्यांश को आपने पढ़ा, इस गद्यांश में ट्रिक मालूम हो गया होगा कि किस पार्ट से दिया है। देखिए कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे मेन वाला नहीं आ रहा है, अथवा वाला क्वेश्चन करना है, तो कैसे करेंगे, क्योंकि अथवा वाला भी तो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालिएगा बाबू, इसके बाद यहाँ पे ही अथवा डाल दीजिएगा, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ अथवा ये स्टूडेंट सॉल्व किया है। अब दूसरा नंबर की संकेत भी डालेंगे यहाँ पे बाबू। संकेत में लिखेंगे यदि यह, जिससे ये यहाँ से शुरू से 2 शब्द उठा लीजिए, बीच में डॉट डॉट का चिन्ह दे दीजिए, लास्ट में से 2-3 शब्द उठा के लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे यदि यह डॉट डॉट करके का होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या पहला प्रश्न पूछा है इसमें कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना एकदम, और ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं अभी बता देता हूँ सॉल्व फटाफट से। देखिए पाठ का नाम और लेखक का नाम, चलिए ये पाठ का नाम यहाँ से पहले कौन नंबर लिखेंगे, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का, कि पाठ का जो नाम होगा भाषा और आधुनिकता। ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से दिया गया है। इसके लेखक को यहाँ पे लिखिएगा ब्लैक पेन से, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इस तरीके से देखिए इस पाठ में भाषा से रिलेटेड दिया है कि नहीं, ट्रिक से पहचान लेंगे कि नहीं, भाषाओं दिया है ना, जहां कहीं भी दिया है भाषा दिया है कि नहीं, तो आपको पहचान तो आ ही गया होगा कि किसी भी पार्ट को पहचान लेंगे किस पार्ट से दिया है गद्यांश। ट्रिक समझ लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे ख नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला है। इसमें रेखांकित अंश की क्या करना है बाबू, व्याख्या करना है। जैसे यहाँ से किसी के यहाँ से किसी भी नए विधान की सहायता जनता की संपत्ति व असंपत्ति के आधार पर निर्भर करती है, और जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। इसी का अर्थ आपको बताना है व्याख्या कर के रूप में। चलिए यहाँ पे दूसरे का ख नंबर देखिए, लिखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या। इसी तरीके से आपको पेपर में लिखना होगा, ठीक है। लिखेंगे कि जो भाषा जितनी अधिक यानी कि जनता द्वारा स्वीकार एवं परिवर्तन की जाती है, वह उतनी ही अधिक जीवंत एवं यानी कि चिर अस्थायी होती है। यानी कि जीवंत मतलब जब तक लोग जीवित रहेंगे तब तक ये अस्थायी रहेगी। अब किसी भी नए विधान की सफलता के लिए जन चेतना को उजागर करने के लिए शिक्षित समुदाय व सरकार का उत्तरदायित्व है। बस इतना ही लिखना है। टू द पॉइंट का मतलब होता है जिस तरीके से जो प्रश्न पूछा जाए उतना में ही उसका उत्तर लिखना है। आप सोचेंगे कि चढ़ा बढ़ा के 2-3 लाइन लिख देंगे तो नंबर दे देगा एग्जामिनर, ऐसा नहीं होता है। आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसमें कि भाषा का सीधा संबंध किस चीज से, बताइए कि भाषा का जो संबंध है वो किस चीज से है। तो यहाँ पे उत्तर लिखना पड़ेगा ग नंबर का कि भाषा का सीधा संबंध जनता एवं जनता द्वारा किए जाने वाले प्रयोग से है, ठीक है ना। कि जनता किस भाषा का प्रयोग करती है और कहाँ पे रहती है, ये समुदाय से मतलब है। आगे प्रश्न चलेंगे 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। बोला है कि यूरोपीय देश में शब्द प्रेषण के माध्यम कौन कौन से हैं, बताइए कि यूरोपीय जो देश है उस देश में शब्द का प्रेषण की किसी चीज को बोलना होगा, कहना होगा, तो किस भाषा में किसी को समझाएंगे, कहेंगे। यहाँ पर चलिए घ नंबर का प्रश्न का उत्तर कि यूरोपीय देश में शब्द प्रेषण की कई माध्यम है, मतलब एक ही भाषा नहीं है, वहां पे कई तरह से आप अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य यानी किसी से कुछ कह करके विधान का, वैज्ञानिक विधि से तथा साहित्य आदि सभी जो चीजें हैं अपने बात को व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरीके से पेपर में लिखना होगा। अंग नंबर देखिए, कुठारघात और प्रेषण का अर्थ बताइए क्या होता है। यहाँ पे चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से आपको देते हैं, ठीक है। देख रहे हो बाबू, अंग नंबर का लिखेंगे कुठारघात का मतलब अत्यधिक पीड़ा। अत्यधिक क्या होता है, पीड़ा, इसी को कठोर घात भी बोल सकते हैं। प्रेषण का मतलब भेजना, कि आप किसी को पत्र जैसे भेजते हैं तो प्रेषक भी लिखा होता है, भेजने वाला, उसी को बोलते हैं, ठीक है बाबू। ये था 5 क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद यहां से स्टार्ट करेंगे बाबू 4 नंबर प्रश्न।
ध्यान से देखिए कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह भी 5 प्रश्न रहेगा और पांचों मिलकर 10 नंबर का ये प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। आपको एक छोटा सा मोटिवेशन मैं बताना चाहता हूं कि बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बाज बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बस पंख लगाना बाकी है, बारूद तो खुद ही तेरे अंदर है, बस यहां से एक आग लगाना बाकी है। यानी कि मैं बढ़िया से एकदम तैयारी करा दूंगा और जाके पेपर में छापना बस आपके जिम्मे छोड़ता हूं। चलिए 4 नंबर ये पद्यांश है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बाबू। जैसे कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसी था महास्वार्थ ने घेरा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। देखिए पागल सी प्रभु के साथ सभा चिलाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जैसे इस पंक्ति को, जैसे इस पद्यांश को आपने पढ़ा, इसमें भी 5 प्रश्न रहेंगे बाबू। जैसे कि पहला है पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहना चाहती है ना। इसके बाद देखिए कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उनसे क्या कहते हैं। और देखिए प्रभु राम के साथ कैकेयी का अपराध का अपार्जन करती हुई सभा को चिल्लाती उठी। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 दिया रहेगा। देखिए एक तो यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे भी दिया है, तो अथवा वाला चाहे तो कर सकते हैं, किसी एक को करेंगे। आपको ये आ रहा है तो ये कर लीजिए, लेकिन मैं तो कहूंगा ये वायरल है, ये पद्यांश वायरल है, इसको कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसी को मैं सोल्यूशन में बता देता हूं, अथवा वाला। जैसे कि कौन हो तुम संतृति जननिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। देखिए इसके बाद बाबू क्या लिखा है कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत की, यानी यहाँ पे देखिए सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल का आलस्य। तो आप जैसे इस मतलब पद्यांश को पढ़ा बाबू, आपको यहाँ पे 5 प्रश्न इस साइड में दिया है। अभी हम बताएंगे इसको सॉल्व करके, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना, वायरल है। देखिए बाबू 5 प्रश्न इसी तरीके से। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या, उपर्युक्त पंक्ति में कौन किसका परिचय पूछ रहा है, कौन अपनी कांति से वीरानों को शोभायमान कर रहा है, और प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति कौन सा अलंकार छिपा, ये बताना है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए प्यारे रसगुल्लो, आप लोग इसी तरीके से छाप के आना पेपर में। प्रश्नोत्तर संख्या 4 और यहाँ पे 4 नंबर का अथवा वाला कर रहे हो ना, 4 का अथवा, ये वायरल एकदम पद्यांश पढ़ के चले जाना बाबू। संकेत भी डाल देना, कौन हो तुम डॉट डॉट करके का आलस्य, ठीक है ना। सभी चीजें जो संकेत वाली है सेम फॉर्मेट में। इसके बाद पहला में पूछा है कि शीर्षक का नाम बताइए सर, तो हम बताते हैं शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु से लिया गया था। किससे पाठ से? श्रद्धा मनु से। ये जो आप देख रहे हो बाबू, ये किस पाठ से? श्रद्धा मनु से, ठीक है ना। इसके राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद। लिखेंगे कि कवि जो है, पोएट इसके, ये कौन है? जयशंकर प्रसाद। इस तरीके से करेंगे तो 2 नंबर पक्का हो गया, ठीक है बाबू। इसके बाद दूसरा नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बोला है कि सर रेखांकित अंश की क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। यहाँ पे देखिए ये 2 ही लाइन तो अंडरलाइन किया है कि कौन तुम संसिर्त्री जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। इसी 2 लाइन का बस क्या करना है बाबू? इसका व्याख्या करना है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में कि ख नंबर की रेखांकित अंश की व्याख्या की प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछ रही है। क्या कर रही है? श्रद्धा जो है मनु से परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के सदृश तुम कौन हो, यानी कि उसके जैसा दिखने वाले तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे बाबू, अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तट से, तल कह लीजिए तट से, किसी मणि को उठाकर तट पर क्या कर देती है? पटक देती है। उसी प्रकार ये तुम्हारा भी क्या है? बात वचन जो है पक्की है। यहाँ पे लिख लीजिएगा बाबू कि संसारिक आघातों से ठुकराए हुए हैं। अब यहाँ पे लिखिए, हे भव्य प्ररूप तुम कौन हो। बस ऐसे लिख दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट।
आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया है इसमें। अगला प्रश्न है प्यारे बाबू, यहाँ पे ग नंबर की उपर्युक्त पंक्ति में कौन किसका परिचय पूछ रहा है ना। यहाँ पे लिखेंगे ग नंबर का, ध्यान से देखिएगा। आज रात आखिरी रात, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, एकदम धुआं धुआं कर देंगे, पूरा सेट का मैं लेके आऊंगा। ग नंबर देखिए, पंक्तियों में प्रलय के अनंतर, यहाँ पे अनंतर है, श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन कहेंगे, मौन मतलब शांत बैठे देखकर उसके बारे में पूछ रही थी, बस कि आप क्यों शांत बैठी हो। इसके बाद देखिए घ नंबर, कौन अपनी क्रांति से, यहाँ पे देखिए कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा इस तरीके से। देखिए घ नंबर को छाप देना है बढ़िया से कि मनु अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है। बस इसमें देखिए आगे बढ़ा है बाबू कि प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार छिपा है, तो उपमा अलंकार छिपा है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि प्रभा जो है उपमा से रिलेटेड है। तो लिखें प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में उपमा अलंकार छिपा है। ओके बाबू, 5 प्रश्न का आंसर आपने दे दिया, इसमें पद्यांश को सॉल्व कर लिए हम लोग। इसके बाद ही अब आगे बढ़ेंगे यहां से। ये जो देख रहे हो बाबू, ये 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। ये है 5 नंबर का, क्योंकि शब्द का भी सीमा बाबू दिया है इसमें, कितने शब्दों में करना है, 80 शब्दों में लिखना है प्यारे स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पे 3 दिया है लेखक का नाम, जिससे पहला है वासुदेव सर अग्रवाल, दूसरा है इसमें क्या दिया है इसमें प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मैं तीसरा पे ही बता देता हूं, जो बढ़िया आपको तैयारी किए हैं उसी को लिखिएगा पेपर में, तीसरे नंबर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए बाबू, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे ही डाल दीजिएगा पेपर में, 5 का क लिखिएगा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख लीजिएगा। ओके, इसके बाद इनका जीवन परिचय बाबू लिखना है ना, तो ऐसे लिखिएगा जीवन परिचय हेडिंग डाल के, और तब से कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। अब एक बात आती है कि जीवन परिचय में कौन कौन सी पॉइंट को ब्लैक पेन से लिखना है। तो देखिए, जब जन्म सन होगा ना, जिस सन में जन्म लिए थे उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, और गलती ये नहीं करना है, पेपर जो दे रहे होंगे ना तो हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करेंगे, जो ये पीला कलर का दिख रहा है हाइलाइटर, इसको नहीं करना वहां पे, ठीक, बस ब्लैक पेन का यूज करके इसको लिख देना है। अब इसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषीमती था, ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद द्विवेदी जी सरयू प्राणी ब्राह्मण थे, जो पहले के ब्राह्मण थे सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। इनके बचपन का जो नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी था, यानी कि इनके गांव वाले जो थे बचपन में क्या नाम से पुकारते थे, वैद्यनाथ द्विवेदी। और 18 मई सन 1979 ईस्वी, यहाँ पे देखिए, को हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए। तो यहाँ पे भी ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा कि 18 मई सन 1979 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया, निधन हो गया, इस सन को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका जीवन परिचय जब लिखते हैं तो 2 नंबर मिलता है। साहित्यिक परिचय तो मेन होता है, क्योंकि 3 नंबर का यहाँ से भी काम होने वाला है बाबू, ठीक है। इसलिए करेंगे पॉइंटली, एक एक चीज को ध्यान से समझ लेंगे तो पेपर में तो छूटेगा नहीं ना कम से कम। साहित्यिक परिचय देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिटी की उपाधि प्राप्त की। कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रह चुके हैं। देख लीजिए, इतना बड़ा अपना जीवन में योगदान किया है। तो आपको ब्लैक पेन से ये जो सन है इसको लिखना है, हाईलाइट मत कीजिएगा पेपर टाइम में बाबू। आगे बढ़ते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए मैंने इतना हार्डवर्क के साथ तैयार किया है। आप लोग एक छोटा सा कार्य जरूर कर सकते हैं, वीडियो को प्यारा सा लाइक, जो बच्चे नहीं किए लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पीडीएफ तो सेंड करेंगे टेलीग्राम पे ही आज। कृतियां भी लिख लीजिएगा, जैसी आलोचनात्मक कृतियां उनकी, जैसी कौन कौन सी है बाबू, पहले लिख लीजिएगा सूर साहित्य है, उनकी सूर साहित्य आलोचनात्मक कृतियां हो जाएगी। दूसरे नंबर कालिदास का ललित योजना हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हिंदी साहित्य की भूमिका हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर लिख लीजिएगा बाबू कबीर। देखिए, कम से कम अगर आप लिखिएगा ना 4, कम से कम, इससे कम मत लिखिएगा, नहीं तो नंबर काट देगा एग्जामिनर। हम
बता देते हैं पहले ही, ताकि आप सतर्क रहें किसी भी काम से। यहां पे लिखिएगा निबंध संग्रह। क्या है बाबू? निबंध संग्रह लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? कल्पलता हो जाएगा, इसके बाद अशोक के फूल हो जाएगा, कुटज हो जाएगा, इसके बाद आदि लिख लीजिएगा। ज्यादा नहीं, से कम 2 से 3 लिखिएगा, आदि लिख दीजिएगा, ठीक। इसके बाद उपन्यास लिखिएगा कि वाणभट्ट की आत्मकथा हो जाएगा। इसके बाद अनामादास का पोथा कर लीजिएगा। इसके बाद पुनर्नवा हो जाएगा। इसके बाद अगला होगा चारुचंद लेख। कम से कम इतना 3-4 लिख दीजिएगा। किसी भी उपन्यास, निबंध या रचना हो, जो भी कृत्या हो, कम से कम 3-4 लिखिएगा, तो 5 नंबर टोटली आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला जो है प्रश्न इस कोश पेपर का, यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। ये भी 5 ही नंबर का है प्यारे स्टूडेंट। अधिकतम शब्द का सीमा जो है 80 शब्दों में लिखना है इसमें। यहाँ पे पहला है महादेव वर्मा जी, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। चलिए मैं इस वीडियो में महादेव वर्मा जी के बारे में बता देता हूँ। जिस भी कवि के बारे में आप अच्छे से पढ़े हैं ना प्यारे स्टूडेंट, बहुत अच्छी है। हम बता रहे हैं इस सॉल्यूशन में एक एक को अच्छे से समझ के जाइए। अब पूरा तो बताएंगे नहीं, कम से कम एक एक तो बता दे रहे हैं कि आप अच्छे से कम रिवीजन तो कर लें। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 की ख का यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, यहाँ पे सेकंड डाल दिए हैं, लेकिन फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन है तो फर्स्ट डालिएगा, सेकंड पर रहेगा तो सेकंड डालिएगा। यहाँ पे 2 अपने से मिस्टेक हुआ। यहाँ पे देखिए प्यारे रसगुल्लो कि महादेव वर्मा के बारे में लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? महादेव वर्मा। इसका जीवन परिचय लिख रहे हो तो यहाँ पे सटीकली जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा। लिखेंगे महादेव वर्मा का जन्म फारुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में यहाँ पे देखिए होलिका दहन के दिन हुआ था। आपको जानकारी है ना प्यारे स्टूडेंट। अब देखिए आपको यहाँ से क्या करना है, उनके पिताश्री यहाँ पे देखिए गोविंद प्रसाद मौर्य यानी वर्मा भी कहेंगे, भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य भी थे। इनकी माता जो हेमरानी यहाँ पे देखिए परम विदुषी धार्मिक महिला भी थी, एवं यहाँ पे नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि भी थे, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंट। महादेव वर्मा जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और अंततः वे एक प्रसिद्ध कवित्री यानी कि प्राकृतिक एवं यहाँ पे देखिए परमात्मा की निष्ठान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट। आगे बढ़ेंगे बाबू। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई थी। आगे देखिए भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। तो आपको ये चीजें क्लियर होना चाहिए कि किस सन में जन्म हुआ, किस सन में मृत्यु हुई, इसको ब्लैक पेन से छापना पड़ेगा, ठीक। आगे चलेंगे। इनके बारे में थोड़ा और भी लिखना है, साहित्यिक वगैरह जो भी है। नहीं लिखेंगे तो नंबर काटेगा एग्जामिनर। अच्छा से आप ही को मैं बता रहा हूँ कि लिख के तैयार रखिएगा। साहित्यिक परिचय बाबू इसको जरूर लिखिएगा। महादेव वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। किस क्षेत्र में है? काव्य क्षेत्र में। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी यानी कि यहाँ पे देखिए श्रेष्ठ गद्य रचनाएं हैं और इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया है, ठीक है ना बाबू। इसके बाद चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग भी किया है। देख लीजिए इन्होंने नारी के प्रति कितना सजग किया है, कितना अच्छा प्रोत्साहन किया है। इनकी रचनाएं भी लिखना पड़ेगा बाबू, ध्यान दीजिएगा हेडिंग में कि महादेव वर्मा जी का प्रमुख कृतित्व इस प्रकार से हैं। जैसे कि पहले लिखिएगा निहार हो जाएगा, दूसरा होगा रश्मि हो जाएगा, तीसरा होगा निर्जा, चौथा होगा संगीत, पांचवा होगा दीप शिखा, इसके बाद छठवा लिख लीजिए यमा। इतना लिख दीजिएगा, काम कंप्लीट, 5 नंबर, ठीक है बाबू। सभी लोग अच्छे से समझ लेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को प्यारा प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया। क्या है बाबू? 6 नंबर कि पंच लाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश सर्ज लिख दीजिए। शब्द का सीमा 80 शब्दों में लिखिएगा। अथवा में भी क्वेश्चन है कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी एक टॉपिक पे आपको सारांश लिख दीजिए, कहानी का या उद्देश्य जो है लिख दीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं पंचलाइट पे बताता हूँ, ठीक है। चलिए
पंच लाइट जो है ना बहुत फेमस है, वायरल क्वेश्चन है, बार बार मतलब लगातार 10-15 साल से आ रहा है। इस साल तो फिक्स है बाबू, आप लोग चिंता मत कीजिए। इस कहानी को मैं बेस्ट तरीका से एक ऐसे लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि एक के बार में समझ में आ जाएगा। पंच लाइट पे लिख रहे हैं ना, पंच लाइट लिख लीजिएगा। ठीक, लिखेंगे कि पंच लाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। एक लाइन तो थोड़ा सा आपको याद रखना है बस, कि पंच लाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के एक परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। समझ में आ गया? ये जो कहानी है ये आंचलिक कहानी है रेणु जी की। ये कहानी एक बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश से सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें क्या क्या भाई देखिए, यानी महता टोली में, एक बिहार में महता टोली है जो कि गरीब गांव का, महता टोली में अशिक्षित लोग मतलब कहेंगे अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स का मतलब पहले के जमाने में बाबू जब ये लाइट इमरजेंसी लाइट नहीं आती थी, इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होती थी, तो पहले एक गैस होता था, उस गैस गोबर गैस के थ्रू एक लैंप जलाया जाता था, उसी को बोलेंगे पेट्रोमैक्स। ठीक है, देखिए जिसे वे पंच लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं उस पेट्रोमैक्स को बाबू? पंच लाइट कहते हैं। पंच लाइट को ये सीधे साधे लोग सामान की चीजें समझते थे, जो जहां लोग मतलब समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो किसी चीज को कैसे पहचानेंगे? तो उसको सीधे साधे लोग क्या समझे? सामान की चीजें समझे, कुछ होगा क्या इससे मतलब है। लेकिन पंच लाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सभी लोग देखने के लिए ललायित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है। सरदार पहले के जमाने में जो होता था ना, सरदार होता था जैसे कि हम आजकल के प्रधान होते हैं गांव के, वैसे ही कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लिया जाए। जब उसको जलाना है ना पंचलाइट को भैया, मेला सलाया गया है तो सब लोग देखने के लिए भी जुट गए हैं और सोच रहे हैं कि इसको जलाया जाए तो पहले पूजा पाठ करके तब इसको शुरू किया जाए। तो अब यहाँ से देखिए सभी उत्साहित हैं, सभी लोग गांव के जितने भी आगे हैं फटाफट से देखने के लिए सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठ गई। क्या उठती है? ऐसे लिखेंगे कि पंच लाइट जलाएगा कौन? हाँ भाई, क्योंकि जहाँ पे अशिक्षित लोग ही हैं तो जलाएगा कौन? क्योंकि उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था। उस गांव में, उस टोली में एक गोधन नाम का एक बालक था, ठीक है ना। गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम भी करता है। वो क्या करता है? एक गांव में उसकी मुनरी नाम की एक लड़की है जिससे प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत भी कर दी थी। क्या शिकायत करी थी? कि वह उसके घर के सामने से गाना गाकर निकलता है। जब भी आता है उसके घर के सामने तो आता है और क्या करता है? गाना गाकर के घर के सामने से निकलता है। ठीक है ना। कैसे निकलता है भाई, क्या गाता है, ये चीजें आपको याद होना चाहिए, तभी तो वहां पे छापेंगे। जैसे कि इस कारण पंचों ने उसे निकाल रखा है, मतलब पंच जो थे वहां के सबने उसको मतलब कि निकाल दिया था कि हमारे जाति में तुम नहीं रहोगे, ये सभी बदसलूकी करोगे। तो मुनरी को पता है, मुनरी जो है जो गोबर से पूजा करती थी, अरे प्रेम करती थी गोधन से, उसको पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। उसको पहले से पता था कि गोधन जो है इस पंचलाइट को जला सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा होगा थोड़ा। वह चतुराई से पंचों तक यह बात बता दी। पंच गोधन को दोबारा जाति में भी शामिल कर लेते हैं कि हाँ आओ तुम्हारा अब जरूरत है, क्योंकि ऐसे शिक्षित लोगों की जरूरत है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न हो गई, गोधन को दोबारा जाति में शामिल कर लेते हैं, दोबारा से फिर जाति में ले लेते हैं। अब मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण भी कर देती है, बुला देती है कि आज आइए आपका भोजन हमारे घर होगा। पंच भी अधिक उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, क्या कहते हैं भाई, कि तुम्हारा 7 खून माफ हो गया, चलो खूब गाओ अब सलीम का गाना, कोई नहीं रोके टोकेगा। ठीक है। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। इस कहानी में आंचलिक सजीवन यानी जीवनी का सजीव झांकी प्रस्तुत है। बाबू आप इसको अच्छे से थोड़ा 1-2 बार पढ़ लेना, ये कहानी बहुत ही बेस्ट है बाबू। कह रहे हैं ना पंचलाइट को छाप देना, ऐसे ही बिहार की कहानी है, कुछ है नहीं इसमें। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो,
कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप किस जिले से हैं, आप अपने हिसाब से इसको तैयार कर लेना प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि मैं सभी जिलों का तो लेकर आऊंगा नहीं कि सभी जिले के बच्चे देख रहे हैं ना, अपना अपना जिला कमेंट में बता सकते हैं कि सर मैं इस जिले से हूँ, कम से कम तो मालूम चले, उसके हिसाब से वीडियो तो प्रोवाइड कर दूं बाबू। आगे के प्रश्न हम अब खंड ख से स्टार्ट करेंगे। अब यही है खंड ख। क्या है बाबू? खंड ख है। यहां से नया यात्रा स्टार्ट होता है 50 नंबर का फिर, क्योंकि खंड ख जो है बहुत ही खतरनाक है सेक्शन, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। मैं ट्रिक से बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा बाबू, आप लोग अच्छे से धैर्य से बढ़िए। देखिए, आंखों में नींद बहुत है, मोटिवेशन लाइन है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, और यही बस एक दिन का समय है बाबू, इस हिंदी का समय को खोना नहीं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेरे साथ जुड़ जाइए इंटरेस्टिंग के साथ। कोई भी चीज़ हम पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी चीज़ें सब्जेक्ट्स हैं ना, सबका इंटरेस्टिंग के साथ पीडीएफ भी दिया जाएगा टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में जुड़ जाइए सभी लोग, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं 8 के क से कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर दे दिया जाएगा, बस यहाँ पे 2 दिया है, एक ऊपर एक नीचे। इस दोनों में से किसी एक का क्या करना है? पढ़ना है, इसका संदर्भ लिख देना है कि किस पार्ट से, इसके बाद इसको हिंदी में अनुवाद कर देना है, बस। ठीक है ना बाबू? चलिए चलिए रसगुल्लो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहले लिखा है ना कि धन्योत धन्योत भारत देशम यत्र समुलसति जनमास, यहाँ पे देखिए मानस पावनी, यहाँ पे लिखे भव्य भावोदवानी शब्द, यहाँ पे लिखे है संदोह प्रसवनी विनी है, इसके बाद सुर भारती, इसके बाद खड़ी पाई विदा मानसु, यहाँ पे लिखा है निखिलेश वपी, यहाँ पे वाड़स यशु अश्या, यहाँ पे लिखा है वाड़यम सर्वेष्ठ, यहाँ पे लिखा है सुम्पनम च वर्तते। इसके बाद इयमेव भाषा संस्कृता माम्बी लोके प्रथिता अस्ति। इसके बाद अस्माकम, यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सा, इसको 2 भाग में तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए रामायणम महाभारत, यहाँ पे देखिए महाभारत दौतिहासिक ग्रंथा। इसके बाद लिखा है चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदा, इसके बाद लिखा है अष्टादशु प्राणानि, इसके बाद अन्यानि च महाकाव्य नाटकादिनी, इसके बाद अस्मैव भाषायाम। यहाँ पे लिखा है कि लिखितानि सन्ति। तो आप इसको अच्छे से थोड़ा एक बार अच्छे से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। अब ये वाला नहीं आ रहा है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं या ऊपर वाला। चलिए एक को मैं बताता हूं कि कैसे इसका संदर्भ लिखेंगे, कैसे इसको कॉपी में लिखना है। अब देखिए खंड ख जो स्टार्ट करेंगे बाबू, ये नया वाला खंड से, नया पेज से स्टार्ट करेंगे खंड ख। ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या 8 के क लिखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे संकेत लिख लीजिएगा कि सर मैंने ये वाला गद्यांश किया है, जैसे ये वाला जो है शुरू में डालेंगे और लास्ट वाला से डाल देंगे, जैसे यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, संकेत हो गया। अब इसी गद्यांश का जो संदर्भ लिखना है, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित, यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषायम महत्तम नामक पाठ से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। ये हो गया आपका 2 नंबर का काम। ठीक है, इसके बाद ही इसका पूरा ये जो है गद्यांश, इस संस्कृत के गद्यांश को हिंदी में अब अनुवाद कर देना है। चलिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए एक एक लाइन को अच्छे से समझ के तब इसका लिखना है। जैसे कि लिखा है ना कि धन्योतम भारत देशम यत्र, यहाँ पे समुलसति जनमानसम पावनी, यहाँ पे कॉमा लगाया है। पूरे पढ़ के इसका यहाँ पे लिखेंगे अनुवाद हिंदी में कि यह भारत देश धन्य है, यह भारत जो हमारा देश है ये क्या है? धन्य है, जहां मनुष्यों के पवित्र मनों को प्रसन्न करने वाली शब्द राशि को जन्म देने वाली देववाणी, यानी कि सुशोभित है विद्यमान यहाँ पे समस्त साहित्यों में, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं यहाँ पे देखिए सुसुमोध है। ठीक है, यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सारे उपनिषद, यहाँ पे 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, यहाँ पे देखिए यहाँ पे महाकाव्य के बाद नाटक आदि जो है
इस भाषा में लिखे गए हैं। तो देख रहे हैं ना, ये संस्कृत का गद्यांश है, ये इसका भाव यहाँ पे हमने हिंदी में अनुवाद कर दिया। ठीक है, तो 7 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर तो आपको संदर्भ लिखे तब भी मिल गया वहां पे, और अनुवाद किए तो 5 नंबर, यानी टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो 7 नंबर। चाहे तो ऊपर वाला कर लेना या नीचे वाला, ठीक है, किसी एक को करना है। लेकिन इसके बाद 8 का यहाँ से ख, देखिए कहा रहा है इसमें बाबू कि परोक्षे कार्यहंत्रम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, इसके बाद लिखा है वर्यते तादृशम मित्रम विस्कुभम, यहाँ पे लिखा है पयोमुखम, इसको कर लेना या नीचे वाला जो दिया है इसको कर लेंगे, किसी एक को करना है लेकिन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि पहला ही आपको करना है, तो यहाँ पे संकेत आप लिख लीजिएगा, सर मैंने पहला किया है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न उत्तर संख्या 9 का ख, इस तरीके से 8 का ख कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर संख्या 8 का ख, तो यहाँ पे संकेत डाल लीजिएगा परोक्षे कार्यहंत्रम डॉट डॉट करके लास्ट में पयोमुखम। ठीक है, अब इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के यानी कि उलुक जातकम शीर्षक से उद्धृत हैं। ठीक है प्यारे स्कूलों, इस तरीके से संदर्भ लिख लेना। इसके बाद यहाँ पे इसका पूरा जो है 2 लाइन का यहाँ पे व्याख्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों लाइन को कैसे व्याख्या करेंगे, लिखा है परोक्षे कार्यहंत्रम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, लिखेंगे इसका कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वर्जयन्ते लिखा है वर्जये दातृदिशम मित्रम विस्कुभम पयोमुखम, वही इस पूरे लाइन का भाव है दोनों का कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी समय उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध डाल दिया गया हो। यानी कि एक गिलास है और इस गिलास में पूरा जो है जहर भरा दिया गया है और ऊपरी वाला भाग में थोड़ा सा केवल दूध भर दिया गया है। तो क्या करते हैं, आपको जानकारी हो गया, ये जहर से भरा हुआ गिलास है, केवल ऊपर दिखावटी के लिए केवल दूध रखा गया है कि पिएगा तो ये नष्ट हो जाएगा। तो आपको उसी तरीके से ऐसे मित्र से दूरी बना लेना चाहिए जो आपको पीठ पीछे वार करे और सामने मीठा बोले। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला कर लेना या नीचे वाला कोई एक कर लेना। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है प्यारे रसगुल्लो, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से यहाँ पे कह रहा है किसी एक का अर्थ लेकर के वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। यहाँ पे क नंबर लिखा है रसगुल्ला कि अपना उल्लू सीधा करना, ईद का चांद होना, तो यहाँ पे अपना उल्लू सीधा कर देते हैं। चलिए कैसे करेंगे, आपका ही मान लीजिए कि उल्लू सीधा करना है तो कैसे करेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या 9 का क, अपना उल्लू सीधा करना यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसका अर्थ लिखेंगे कि स्वार्थ सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। और वाक्य में प्रयोग करेंगे कि आजकल नेता लोग वोट के लिए खुशामद करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं कि गोड़ पर गिर जाएंगे चुनाव के समय, और जैसे चुनाव में जीत गए तो आपको मतलब गोड़ पे गिरवाने लगेंगे, तो उसी को बोलते हैं अपना उल्लू सीधा कर लेना। आगे बढ़ते चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा डियर स्टूडेंट, 10 नंबर में क्या आएगा बाबू, इस बार सिलेबस में जो न्यू चेंजिंग हुआ है, नया सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, इसके जगह पे पहले संधि विच्छेद आता था और विभक्ति वचन आता था ना, बस उसको हटा के और ये अपठित गद्यांश कर दिया है। ये कैसे करना है ट्रिक समझिए मेरी बात को। अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे ये गद्यांश देगा, इसमें दिया है 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न दे दिया है, और यहाँ पे 1 नंबर वाला प्रश्न 1 नंबर का है, 2 नंबर वाला 2 नंबर का, 3 नंबर वाला भी 2 ही नंबर का है, यानी टोटल 5 नंबर का प्रश्न। कैसे करना है, जैसे कि ये कहानी के जैसा दे देगा एक अपठित गद्यांश, इसको पढ़ेंगे कि यह कहना एक भूल है कि इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण मनुष्य आगे बढ़ने को प्रेरित होता है तथा समृद्धि प्राप्त करता है। वास्तव में इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहित मिलता है, यानी मिला है। लोभ के कारण एक मिल खोकर शोषण की चक्की चलाई जाती है। हमें इच्छाओं का दमन नहीं करना है, बल्कि उनका उदितीकरण भी करना है, सम्मान करना है, उन्हें स्वस्थ दिशा देने हैं। सत्पुरुष कर्तव्य भावना से प्रेषित होते हैं, आदर्शों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं एवं निस्वार्थ तथा इच्छा मुक्ति होकर भी धीरे धीरे साहसपूर्वक कर्म करते हुए उन्नति को प्राप्त करते हैं, स्वतः प्राप्त करते हैं।
देखिए यहाँ पे लिखा है आदर्शों की कीमत पर आदर्शों को छोड़कर अंततः पद पद प्राप्त करना सत्पुरुषों को शोभा नहीं देता। यहाँ पे देखिए सत्पुरुष उज्जवल भविष्य के लिए योजना बनाकर प्रयत्न करते हुए यहाँ पे महोच्च आदर्शों को आंखों से ओझल नहीं होने देते। यदि साधक प्रोद्योनित धन अथवा सत्ता प्राप्त करना है तो उदति व्यक्तिगत इच्छा की तृप्ति के लिए नहीं प्रयुक्त परोपकार के लिए मानव मात्र की सेवा के लिए ईश्वर की प्रसन्नता के लिए यही है इच्छाओं का उदितीकरण। साधक का कर्तव्य है कि अपने और समाज में भले के लिए ही व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठ जाए। आप इस पूरे अपठित गद्यांश को पढ़ा, इसमें प्रश्न भी पूछा रखेगा कि लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम होता है, बताइए। आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष को क्या रुख होना चाहिए, इच्छाओं का उदितीकरण का अर्थ पूरा हमने अभी पढ़ा ना, इसी में से इसका आंसर देना है। ये अपठित गद्यांश जो कहानी है, कहानी में से ही इसका उत्तर देना है। चलिए इसको सॉल्व करना सिखाते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 10 का क करेंगे बाबू, ठीक है, अथवा में भी आता है इसमें, तो जो आया उस कर लेना। संकेत में लिख दीजिएगा यह कहना एक डॉट डॉट करके से ऊपर उठ जाए, इसमें भी संकेत डाल दीजिएगा। ओके, इसमें प्रश्न पूछा है ना पहला कि लेखक के अनुसार इच्छा लोभ आदि का क्या परिणाम होता है, इसी में से लिखना है कि लेखक के अनुसार वास्तव में जो है इच्छा, असंतोष, लोभ आदि के कारण समाज में शोषण, क्या है शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोगवृत्ति एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। जान गए, इतना है सभी इतना है कि आप मतलब कि इच्छा लोभ आदि के कारण ये सभी उत्पन्न होता है। दूसरा है आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए, तो इसी में से इसको देना है, कुछ है नहीं। आप लोग चाहेंगे तो एकदम एक एक प्रश्न को आराम से इसी में से आंसर लिख देंगे। इच्छाओं का उदितीकरण का अर्थ क्या होता है, आराम से इस एक लाइन का अर्थ है सबका। यहाँ पे देखिए मैं टाइम ज्यादा लग रहा था इसलिए मैं बता दिया कि इसको, ये तो कहानी है, आपको लिख लेना होगा। ये उदितीकरण का अर्थ होता है मतलब कि उदितीकरण का मतलब उदात स्वरूप प्रदान करने की क्रिया, बस। दूसरे नंबर का इसमें है, आराम से खोज लेना। यहां से 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कर लीजिए। प्यारे रसगुल्लो, यहां पे आप लोग को बताना पड़ेगा। चलिए आप लोग के लिए मैं ला दिया हूं मोस्ट क्वेश्चन। अनिल और अनल का अर्थ क्या होगा, अनिल और अनल का अर्थ क्या होगा, आग और हवा, हवा और आग, शून्य और आग, यहाँ पे हवा और पानी, चारों में से कौन सा सत्य है। इसका सही अर्थ क्या होगा बाबू, सभी को मालूम है हवा और आग हो जाएगा, क्या होगा हवा और आग। इसका अनल मतलब होता है हवा, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग, इस दोनों का अर्थ यहाँ पे शब्द युग में दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे, हाँ, अम्बुज और अम्बुद का मतलब क्या होता है, तो अम्बुज का मतलब होता है बाबू कंबल और अम्बुद का मतलब बादल, तो यहाँ पे हो जाए कंबल और बादल, ठीक है। इस तरीके से कर लेना। यहाँ पे चलिए 11 नंबर का बता देता हूँ कैसे करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 लिखिएगा प्यारे रसगुल्लो, ऐसे ही छाप देना है। क नंबर का पहला है, ब नंबर सही था, हवा और आग, आग लिख लीजिएगा। क का यहाँ पे दूसरा का स नंबर कमल और बादल हो जाएगा। इस तरीके से दोनों जो है छाप दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ख नंबर देखिए 11 का, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। इसमें भी जैसे गति दिया है ना, इसके बाद पयोधर दिया है, इसके बाद तीर दिया है, तीनों में से किसी एक को चूज करिए, उसका दो अर्थ लिख दीजिए बस। जैसे गति दिया है तो गति का मैं बता देता हूं पहले का ही, और दो को छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे दिया है गति, गति का मतलब चाल होता है, मोक्ष होता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है यहाँ से बोला है ग नंबर की, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए बस। आशा से अधिक, आशा से क्या हो अधिक हो तो उसको क्या बोलते हैं, आशातीत बोलते हैं, या आशा के विरुद्ध बोलते हैं, आशा के अनुसार बोलते हैं, आशावंती बोलते हैं। इसमें भी देखिए जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु बोलते हैं, या जानकार बोलते हैं, या क्या बोलते हैं। इसको ग नंबर को कैसे लिखेंगे, देखिए सब कुछ तो हल ही है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे इसका बोल दिया था, हाँ पहला ही सही है। आशा से अधिक मतलब आशातीत बोलते हैं, और जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु, इसी ऑप्शन को बस उतार देना है जैसे इसमें लिखा गया है, बस आराम से काम हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। घ नंबर, निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिएगा प्यारे रसगुल्लो। जैसे पहला है व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है, दूसरा है बेटी तो पराया धन होता है, 4 कानपुर के
व्यक्ति बोले। यहाँ पे दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं है, ठीक है। चलिए इसमें पहला घ का प व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ पे लिख दिए व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है। ख नंबर लिखेंगे बेटी तो पराया धन होता है, धन होता नहीं है, होती है, बेटी पराया धन होती है। यहाँ पे तो भी नहीं रहेगा, बना लेंगे, ये सिंपल सिंपल सा चीजें हैं, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। ये क ख ग 3 दिया है 12 में, तीनों मिलकर के 2-2 नंबर के तीनों होंगे, कितने नंबर मिलेगा? 6 नंबर। केवल श्रृंगार रस वीर रस पे पणियस पढ़ लेना, उत्प्रेक्षा और उपमा पढ़ लेना, इसके बाद कुंडलिया और दोहा पढ़ लेना। ये तो फिक्सेड क्वेश्चन हैं, ये बार बार पूछ जाएंगे, कभी चेंज नहीं होता है, सेम आप जो पढ़ के जाएंगे वही आपको देखने को मिलेगा, गारंटी है, आप पढ़ लेना इसको। इसके बाद यहाँ पे प्यारे रसगुल्ला देखो 13 नंबर, किसी विद्यालय के प्रबंधक को हिंदी प्रवक्ता की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। ये 6 नंबर का आएगा, कितने नंबर का? 6 नंबर का आएगा। अथवा में भी दिया रहेगा और लिखा है किसी बैंक के प्रबंधक को कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। जैसे किसी भी बैंक से आपको ऋण लेना है, आप पढ़ाई के लिए ले रहे हैं या कुटीर उद्योग के लिए ले रहे हैं, तो आपको कैसे लिखना है? टॉपिक जो है ऋण लेना ही है, इसमें मेन विषय क्या है निबंध में, सॉरी पत्र में, आइए हम बताते हैं। देखिए ध्यान से देखना है, एक एक चीज को हम डीपली समझाने की कोशिश करेंगे। कैसे लिखेंगे बाबू देखिएगा, पत्र लेखन इंपॉर्टेंट हम लेके आए हैं। पहले लिखना है सेवा में, क्या लिखेंगे बाबू? सेवा में। इसके बाद शाखा प्रबंधक महोदय, इसके बाद केनरा बैंक। आपको पेपर में किसी न किसी बैंक का नाम लिख करके देगा, जैसे केनरा बैंक दे दे, भारतीय स्टेट बैंक दे दे, या अदर किसी भी बैंक का नाम लिख के देगा, तो आप बैंक का नाम लिखेंगे, नहीं लिख कर देगा तो नहीं लिखेंगे। जैसे लिखेंगे शुरुआती समझिए, लिखेंगे सेवा में कॉमा लगा दीजिए, शाखा प्रबंधक महोदय केनरा बैंक, हमने केनरा बैंक से रिलेटेड लिख दिया है। भारतीय स्टेट बैंक रहेगा तो भारतीय स्टेट बैंक लिख देना बाबू, या जो भी रहे, और शहर शाखा मेरठ लिख दीजिएगा, ठीक। इसी तरीके से अब विषय मेन जो होता है पत्र में, क्या विषय? अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति हेतु, लेकिन इसमें अध्ययन के लिए नहीं बोला है, इसमें कुटीर उद्योग खोलना है, उसको क्या खोलना है? फैक्ट्री वगैरह खोलना है, तो यहाँ पे लिख देंगे कुटीर उद्योग के लिए ऋण प्राप्ति। यहाँ पे अध्ययन की जगह केवल कुटीर उद्योग हो जाएगा और सेम वही चीजें रहेगा, ठीक है। केवल यहाँ पे विषय में चेंज कर देंगे, पढ़ाई के लिए ले रहे हैं कर्ज तो अध्ययन लिखेंगे, किसी कंपनी खोलना है तो यहाँ पे वो कुटीर उद्योग लिखेंगे, या जो भी चीज करना है बस यहाँ पे चेंजिंग होगा, सेम फॉर्मेट में यही लिखना है। लेकिन लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे? महोदय मैं विकास कुमार जैन, या अपना नाम भी लिख सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, ने चौधरी है, ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से बीएड की परीक्षा प्रथम श्रेणी में 70 अंकों के साथ उत्तीर्ण की है। मैं बता रहा हूँ अध्ययन से रिलेटेड, ठीक है बाबू। कुटीर उद्योग के लिए भी सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट समझ लीजिए। मैंने MBA द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और साथ ही साथ 2 प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूं। मेरा अध्ययन में अबाध चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं आपसे 2 लाख की आवश्यकता है, 2 लाख रुपये की। मुझे पता चला है कि आपके बैंक में अनेक प्रकार की ऋण योजनाओं का अंतर्गत अध्ययन के लिए ऋण भी दिया जाता है, या मुझे कुटीर उद्योग के लिए ऋण दिया जाता है। अब देखिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बैंक से कह रहा है कि मैं आपके द्वारा प्रदत्त ऋण भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही, या पढ़ाई पूरा होते ही, या मेरा कुटीर उद्योग जो है वो पूरा होते ही अच्छे से इनकम होने लगेगी, तो यथाशीघ्र शुरू कर दी जाएगी, नहीं देना स्टार्ट कर देंगे पैसा। उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा है कि आप जल्दी से जल्दी मेरी सेवा को प्रदान करा दीजिए। पेपर में समय भवदीय में क्या लिखेंगे? नाम लिखना नहीं है बाबू, इसमें स लिख दीजिए कॉमा लगा के, ठीक। अबस यहाँ पे डेट लिख दीजिए, जिस तारीख को पेपर है, आराम से कंप्लीट हो गया पत्र लेखन। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। ये निबंध है बाबू, ये निबंध जो है आतंकवाद, समस्या एवं समाधान, दहेज प्रथा, इसके बाद ही क्या है यहाँ पे, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण आवश्यकता और महत्व, मेरी
मेरा प्रिय लेखक, इसके बाद वर्तमान समाज में नारी की स्थिति। मतलब ये काफी वायरल टॉपिक्स हैं जो निबंध लिखने के लिए पेपर में इस बार आ रहा है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं बाबू, देखिएगा पहले नंबर आतंकवाद समस्या एवं समाधान पे आप अच्छे से पढ़ के जाना। ये 100% इस बार पूछेगा, 100% पूछेगा पेपर में। आतंकवाद समस्या एवं समाधान पे आप निबंध लिखिए, क्योंकि 9 नंबर लेना है ना, तो किस तरीके से किस फॉर्मेट में लिखेंगे तो पूरा में पूरा मिलेगा। अगर आपको तैयारी नहीं है, याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो भी आप समझ लीजिए इस निबंध को कैसे लिखना है बाबू। सबसे पहले आतंकवाद समस्या एवं समाधान पे लिखना है ना। आपको कोई भी टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसके अर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेडिंग में अर्थ लिखेंगे। जैसे कि आतंकवाद पे लिख रहे हैं तो आतंकवाद का अर्थ लिखेंगे। क्या क्या लिखना है ध्यान दीजिए। आतंकवाद पूर्णतः अनार्थकारी होते हुए भी अर्थ से भारी कद का है, ठीक है, भारी कद का, जिसे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहमवाद और संप्रदायवाद का बड़ा भाई कहा जा सकता है, ठीक है। तात्पर्य यह है कि इन सभी, देखिए, वादों का यानी विभत्स रूप आतंकवाद है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा स्वार्थगंध, यहाँ पे देखिए स्वार्थगंध होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास है, जिसे राष्ट्रद्रोह के प्रति राग का और यहाँ पे देखिए देशभक्ति के प्रति देशभाव मुख्य रूप से रहता है। इतना आपको इसका अर्थ लिखना है बाबू, किसका? आतंकवाद का अर्थ, ठीक है ना। इसके बाद अगली हेडिंग आपको क्या डालना है? मेन देखिए, आपको निबंध में हेडिंग ही याद रखना है बाबू। हेडिंग याद रहेगा तो उसी से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ बना के लिख देंगे, अगर याद नहीं आएगा तो, ठीक। इसकी अगली हेडिंग होगा आतंकवाद के कारण और उद्देश्य, कि आतंकवाद का कारण क्या हो सकता है, क्या है इसका उद्देश्य, हेडिंग में लिखेंगे। आगे लिखेंगे अर्थ के अंतर्गत प्रस्तुत आतंकवाद के स्वरूप के आधार पर इसके कारण और उद्देश्य स्पष्ट है कि आतंकवादी व्यक्ति मात्र एक माध्यम ही होता है, उसके हाथ और हथियार किसी दूसरे के होते हैं। उसे दिशा भी दूसरे व्यक्ति बताता है। आतंकवाद भी एक पत्थर ही है जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र आदि को माध्यम बनाकर प्रगति पथ पर गतिरोधक बनकर रखा जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से थोड़ा सटीक में लिखना है कि मिलता जुलता हो। इसके बाद लिखेंगे गतिरोधक पूरे देश में अस्थिरता पैदा कर देता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो हेडिंग होगा प्यारे बाबू, यहाँ पे आप लोग बने रहिए, एक एक हम चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बेस्ट अपना दे सके पेपर के टाइम, ठीक। भारत में आतंकवाद की क्या समस्या है, इसको कैसे ठीक किया जाए, सभी चीजें हैं ना, तो लिखेंगे हेडिंग में भारत में आतंकवाद, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे कि आतंकवाद की आग से सर्वाधिक पीड़ित देश भारत ही तो है। हालात यहाँ तक आ पहुंची है कि 13 दिसंबर 2001 को हमारी सांसद पर भी हमला हुआ, ठीक है ना। आपको याद होगा कि 13 दिसंबर 2001 को हमारी सांसद पर भी हमला हुआ। आप तो देखे नहीं है, बस पढ़े ही होंगे। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि हुई है। ऐसा ही मामला जम्मू कश्मीर विधानसभा, यानी कि देखिए विधानसभा बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर विद्यमान सभा पर भी हो चुका है। हमारे भारत में आतंकवाद का सिर दोनों ही दिन उठता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, उठता जा रहा है। इसके बाद आतंकवाद की लगी आग में वर्षों से जल रहे पंजाब की पीड़ा अभी शांत भी नहीं हुई थी कि भारत का एक कोना कश्मीर कराह उठा और कहने लगा कि मुझ पर मेरे अपनों के ही खंजर झोंके जा रहे हैं। इस तरीके से आपको भारत में आतंकवाद पे लिख देना है, टू द पॉइंट। आगे वाली हेडिंग बाबू ध्यान दीजिएगा, क्या लिखना है कि आतंकवाद के अंत का उपाय, कि आतंकवाद को कैसे अंत किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। लिखेंगे आतंकवाद के अंत के लिए हमें युद्ध स्तर पर जूझना पड़ेगा। अब किस स्तर पे बाबू? युद्ध स्तर पे अब जूझना पड़ेगा। आज यहाँ पे देखिए, आज सद्भावना के प्रसार की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी जो भटकाव के रास्ते पर है, उन्हें विश्वास में लिया जाए और उनमें देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया जाए, ठीक है। इसके बाद आतंकवादियों से किसी प्रकार समझौता राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आतंकवाद के यहाँ पे देखिए आश्रयदाता पर, यहाँ से चलेंगे थोड़ा सा और आगे है,
इतना तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 9 नंबर की टॉपिक है तो थोड़ा सा 9 नंबर ज्यादा नंबर है तो ज्यादा लिखना भी पड़ेगा। आगे देखिए, विदेशद्रोह का आरोप बना लगाकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। समझौता सर कटा सकते हैं, समझौता में सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते कि सिद्धांत से प्रेरित हो, और ऐसा समझौता कठिन हो सकता है किंतु असंभव नहीं हो सकता। ऐसे ही लिखना है बाबू। आगे जो है लास्ट वाली हेडिंग, यही लास्ट है, उपसंहार। ये हेडिंग अगर छोड़ देंगे ना तो नंबर एग्जामिनर पक्का काट देगा, इसलिए आपको समझना चाहिए कि उपसंहार में क्या लिखा जाता है। तो ये चीजें समझ में आएगा तो ही तो आप छापेंगे। उपसंहार में कि आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने हैं। ठीक है, जो आतंकवाद है ये हमारा भारत से रिलेटेड, क्रमशः मृत्यु और जीवन, मरना जीना, मतलब जनन मरण, वही जैसे एक दूसरे के सामने है। अब लिखेंगे, अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए अंत तक संघर्ष करे। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा भारत शांतिमय रहे, यानी कोई भी हमला, कोई भी अशांति भय मतलब भंग ना हो, अहिंसा के पथ पर चलते चले और अन्य बड़े देश की भांति प्रगति के पथ पर चले, जैसे अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, ये अलग अलग जो देश है ना, ये सभी प्रगति पर चल रहे हैं। अन्य बड़े देश के भांति प्रगति के पथ पर चले तो भारत के जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाएं। बस ये उपसंहार में इतना निचोड़ लिखा जाता है। आपको 10 नंबर या सॉरी 9 नंबर मिल जाएगा बाबू। ये देख रहे हैं ना 9 नंबर। अब बात आती है कि पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए। पीडीएफ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने तो पीडीएफ ऑलरेडी बना के पूरा सेट करके रख दिया है, पूरे इस पेपर का फुल सॉल्यूशन का। आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो एक छोटा सा आपको काम ये करना है कि प्यारा सा लाइक अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लेना बाबू। ये तो हिंदी की अब जबरदस्त धुआं तैयारी चल रही है, इसके बाद ही इंग्लिश का पूरा एकदम आग लगा देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सभी में चलेगा तैयारी, ठीक। तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, और डीके सर क्लासेस जाकर टेलीग्राम में सर्च कर लेना, वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।